हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12 विषय हिंदी की पुस्तक वितान का पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। वे लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक थे। उन्होंने दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं जिसमें कहानी संग्रह है कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप। व्यंग्य संग्रह में है एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह में है बातों बातों में 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। दूरदर्शन धारावाहिक में है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसकी कथा पटकथा इन्होंने लिखी है। यहाँ जो आपकी जो पुस्तक है वितान, उसका पहला लेसन है सिल्वर वेडिंग। इस सिल्वर वेडिंग के पाठ का सारांश, चूँकि ये बहुत लंबी कहानी है, इसका सारांश मैं आपको यहाँ बताऊंगी। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार करने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कि कुछ अनुचित में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के प्रमुख चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। अधीनस्थ यानी कि जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। किशनदा एक ऐसे आदर्शात्मक व्यक्ति हैं यशोधर बाबू के जीवन में, जिन्होंने उनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता की। कभी वो जीवन की बहुत कठिन परिस्थितियों में थे, जब बहुत संघर्ष कर रहे थे, उस समय किशनदा ने उनकी बहुत मदद की थी और इसलिए वो उनके जीवन के आदर्श पुरुष थे। और हर बात में वो किशनदा की बताई हुई बातों से अपने वर्तमान को का मापतौल करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं। तो हर जगह वो हर क्षण उनको याद करते हैं। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। चूनेदानी यानी कि जो पान लोग खाते हैं और चूना रखते हैं, उसे चूनेदानी कहते हैं। वो उनकी घड़ी को ऐसे कह रहा है, चूनेदानी। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्डा ने पंत जी की कलाई थामी और कहा कि यह पुरानी है। उनकी घड़ी को वो चूनेदानी कहता है। अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ पढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी।
ऐसी परंपरा किसनदा के क्वार्टर में हुई थी जहाँ यशोधर को शरण मिली थी। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। क्योंकि यशोधर बाबू भी पहाड़ी थे, वो वहाँ से आए थे और अपने यहाँ से आए हुए लोगों को किसनदा शरण देते थे, उन्हें काम दिलाते थे, उनका सहयोग करते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किसनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने वो घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह से स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। उसने जोड़कर लगाया कि अब तो इनकी शादी के 25 साल हो गए हैं। यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं। परंतु जब उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है, अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपये और देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किसनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती थीं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूज़गंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफ़र भी स्वीकार नहीं किया और वे वहीं बसे रहना चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलाट करवा लिया। वे किसनदा के स्मृति के लिए वहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका अलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है, साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई हैं। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों के पक्ष लेती हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती हैं। यशोधर उसे शालियल बुढ़िया कहते हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से इधर की बातें मानने की कहती हैं। चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं। पत्नी की आधुनिकता पर वह अक्सर व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किसनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता।
वो कहीं से भी असमंजस में ही रहते हैं। जब हम अपने अतीत को नहीं छोड़ेंगे तो वर्तमान से सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन हो जाएगा। यशोधर बाबू ने सोचा कि किशन दा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं था, क्योंकि किशन दा अविवाहित थे। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिया। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशन दा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशन दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशन दा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। वो हर बात में किशन दा को ही आदर्श मानते हैं और उनकी बताई हुई बातों को ही अमल करते हैं। इसलिए वो अपने परिवार के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगता। उम्र ढलने के साथ किशन दा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशन दा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा लगता था। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशन दा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते तथा कहकर उनकी ही तरह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते। जब तक किशन दा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमानियों को जनेऊ बदलने के लिए घर पर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते हैं कि उनके लड़के घर पर सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या यह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज़ पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर अपने क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था, वाई डी पंत।
उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं, लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रहे थे। लड़की जीन्स बगैर बाह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। बालों को काला करने के लिए खिजाब लगाया जाता है। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है, तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों को यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किसनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो कुछ हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किसनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन अकेला और असहाय अनुभव करेगा, जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर बाबू की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, यह बुरा लगता है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वह गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। वो हर बात में कुछ न कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं जिससे उनको परिवार में और अपने आसपास के परिवेश में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही ये पाठ का सारांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।